हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह यादव आपका माइंड ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग हमारे से जुड़े हुए हो, हम बहुत खुश हैं। आप भी शायद हमारे से खुश होंगे। आप जिस जिज्ञासा के साथ में आज आप हम लोगों का साथ दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और आप कंटिन्यूटी बनाए रखे हुए हो। हमें पिछले 3 दिन, शायद चौथा दिन है, कंटिन्यू आपके रोज़ाना वीडियो अपलोड हो रहा है, आपको मिल रहा है। और राजस्थान के इतिहास में हम शुरुआत कर चुके थे सपालदक्ष के चौहानों का, और सपालदक्ष के चौहान वंश में ही हम आज शुरुआत कर रहे हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक, प्रतापी शासक, सूरवीर पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता के बारे में देखें तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम आ जाएगा? सोमेश्वर। सोमेश्वर चौहान इनके पिता का नाम था। और इस सोमेश्वर, देखिए सोमेश्वर चौहान ये अजमेर का प्रतापी शासक, और सन 1177 ईस्वी में इस सोमेश्वर की हो जाती है मृत्यु। सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में अब गद्दी पर बैठेगा इसका बेटा। और इस टाइम पे, इसकी मृत्यु के टाइम पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था, इनकी उम्र मात्र और मात्र 11 वर्ष की थी। अब 11 वर्ष का एक छोटा बालक के अजमेर की गद्दी संभाल, इतना बड़ा साम्राज्य जो था, दिल्ली तक इनका साम्राज्य फैल चुका था। और इस कारण से ये सभी अजमेर वासियों के सामने, जो सभी राज परिवार की थे, या फिर सभी के सामने समस्या आ गई कि ये बालक कैसे शासन का संचालन करेगा। तो इस कंडीशन में, इस समय ये पृथ्वीराज चौहान की जो ऊपर जो चिंता थी, इस सारे के सारे कार्यभार को संभाला इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मां ने। और इसकी मां का नाम था दोस्तों कपूरी देवी। कपूरी देवी ने शासन का अपने हाथों में ले लिया इस पृथ्वीराज की पिता की मृत्यु के बाद में। तो मां का नाम कपूरी देवी, और दोस्तों इस कपूरी देवी जो थी, इसके पिता का नाम था अनंगपाल तोमर। और ये अनंगपाल तोमर जो था, ये कहां का शासक था? दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का शासक था। लेकिन दिल्ली इसने किसको सौंप दी थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बाद। अब ये कपूरी देवी ने शासन का सारा कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। 11 वर्ष के बालक, छोटा बालक था, कपूरी देवी के निर्देशन में शासन का संचालन कर रहा था। वास्तविक सत्ता कपूरी देवी के हाथों में थी, इसकी मां के हाथों में। 1177 की बात है, और एक साल बाद यानी 1178 में बालक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लगा कि अब तो बड़ा हो गया। एक साल पहले छोटा था, एक साल में बड़ा हो गया। अपनी मां के पास में जाता है, मां को बोलता है कि माताजी, आपका बेटा अब यंग जवान हो चुका है और ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, आप तो बस एक बार आज्ञा दीजिए। आप इस बुढ़ापे में कहां शासन का संचालन करेंगे? शासन का संचालन तो आपका बेटा करेगा। अतः इतना कहकर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मां ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को वास्तविक सत्ता उसके हाथों में सौंप दिया। कब सौंपी गई? 1178 में। अब 1178 में सौंपी गई, और क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर की गद्दी पर कब बैठा? तो 1177 या 1178 आंसर देना है अपने को। तो ध्यान में रखना, शासक तो ये बन गया था 1177 में ही, लेकिन शासन का वास्तविक नियंत्रण इसके हाथों में आया 1178 में। तो शासक बना था 1177। तो उसके बाद में देखिए, शासक पहले बन चुका था, वास्तविक नियंत्रण इसके हाथों में आया। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने सही ही शासक बना। शासक बनने के बाद में इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने एक नीति अपनाई अपना शासन संचालित करने के लिए, और उस नीति का नाम है दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति अपनाई। देखिए दिग्विजय नीति का मतलब क्या होता है? दिग्विजय नीति का मतलब होता है, दिग्विजय यानी बहुत बड़ी विजय, विजयों का संचय। तो इसको अपना साम्राज्य और बढ़ाना था, काफी नाम कमाना था, साम्राज्य की देखरेख करना था, अच्छा शासक बनना था। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी बालक पृथ्वीराज के ऊपर, और शासक बन चुका था। अतः इसने एक नीति अपनाई, दिग्विजय नीति। और दिग्विजय नीति का मतलब होता है अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को जीतना और उन राज्यों को अपने शासन में शामिल करना। अब यह नीति पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए लाभदायक भी सिद्ध हुई और हानिकारक भी।
लाभदायक इस प्रकार से सिद्ध हुई कि इसका शासन जो विस्तार क्षेत्र था वो विस्तारित होता गया, और नुकसानदायक इस प्रकार से हुई कि जिस राज्यों को इसने अपने शासन में मिलाया, अपने राज्य में मिलाया, उन राज्यों के शासक इसके प्रति द्वेष से द्वंद्वित हो गए, द्वेष भावना आ गई और वो इस पृथ्वीराज के अपोजिट हो गए। और आगे जाकर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इसी दिग्विजय नीति के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ा था, कुछ क्या बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो देखिए, हम बात करते हैं दिग्विजय नीति के बाद में इसके शासन को संचालित करना, किस प्रकार से शासन संचालित करता है। इसको सबसे पहले अपने जो घरेलू दुश्मन थे उन दुश्मनों को हटाना था, और वहीं से इसने शुरुआत करता है। सबसे पहले इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिग्विजय नीति के तहत इसने जो कार्य किए थे उन कार्यों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला इसने यानी ऐसे कुछ कार्य किए थे इसने जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। चारों तरफ अपने दुश्मन बना लिए थे। इस कारण से पृथ्वीराज चौहान तृतीय आगे जाकर के ये अजमेर का साम्राज्य का सर्वनाश का कारण भी बना था। तो देखिए कैसे किस प्रकार से क्या हुआ। सबसे पहले हम उन कारणों की बात कर रहे हैं। तो पहला कारण जो था, इसका पहला कारण, इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक चाचा था जिसका नाम है नागार्जुन। इसका चाचा नागार्जुन जो इसके प्रति द्वेष भावना रखता था, शासक खुद बनना चाहता था, अतः नागार्जुन ने विद्रोह किया। इस कारण से इस नागार्जुन के विद्रोह का पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दमन कर दिया। सबसे पहले अपने चाचा नागार्जुन इसको पराजित किया। अब पराजित चाचा को पराजित किया, चाचा दुश्मन बनेगा कि दोस्त बनेगा, ये तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। चाचा को पराजित किया, चाचा भी इसके प्रति द्वेष भावना पनपने लगी, चाचा में भी दुश्मन बना। दूसरा कार्य हम देखेंगे तो इससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मेवात जो है, मेवात क्षेत्र है अलवर में, इस मेवात पर यहां पर भंडानक जाति के लोग रहते थे, शासन करते थे। तो उन भंडानकों का इसने क्या किया, दमन किया, भंडानकों का दमन किया। दो कारण। तीसरा कारण आगे हम पढ़ रहे हैं 1182 ईस्वी। 1182 ईस्वी में इसने क्या किया, एक शासक है जिसका नाम है परमदी देव चंदेल। परमदी देव चंदेल ये कहां का शासक था, ये यूपी का, और यूपी के जिस जगह का शासक था, बुंदेलखंड जगह का शासक था। और इस परमदी देव चंदेल को इसने पराजित कर दिया। देखिए, जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं उस युद्ध का नाम आ जाएगा महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध। महोबा स्थान जो है, ये महोबा स्थान पड़ता है यूपी में। तो महोबा नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया परमदी देव चंदेल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, और इस महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसको पराजित कर दिया। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और एक कहावत भी है यूपी में कि जब तक आला उदल है तुम पर कौन पड़े परवाह। तो ये कहावत, आला और उदा दो प्रसिद्ध यहां के सेना नायक थे यूपी के परमदी देव चंदेल के सेनापति। एक सेनापति का नाम था आला और एक सेनापति का नाम था उदा। एक आला और दूसरे का नाम था उदा। किसी कारणवश से आला और उदा महोबा के युद्ध से पहले की मैं बात बता रहा हूं, परमदी देव चंदेल से नाराज होकर के ये अपने गृह राज्य में चले गए। अब जब परमदी देव चंदेल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने आक्रमण किया तो परमदी देव चंदेल को पता था कि जब तक आला उदा नहीं आएंगे तब तक तेरा काम नहीं होने वाला है, तेरा काबू नहीं चलने वाला है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामने, क्योंकि वो तो बहुत शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज। तो इस कारण से इसने अपने दोनों सेना नायकों के पास में संदेश भेज करके बुलावा दिया। दोनों सेनानायक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आ जाते हैं। महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज के साथ में लड़ते हुए, बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़े गए महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज के अपोजिट विरुद्ध कौन से दो सेनानायक मारे गए। एक का नाम आला और दूसरे का नाम उदा। दोनों किसके सेनानायक थे भाई, ये परमदी देव चंदेल के। मैं बात कर रहा हूं महोबा के युद्ध की, ध्यान दीजिएगा। एक महोबा का युद्ध है और एक युद्ध है पहोबा का युद्ध।
एक महोबा का युद्ध है, एक पहोबा का युद्ध है। महोबा का युद्ध हम पढ़ चुके हैं। महोबा स्थान कहां पे पड़ता है? यूपी में। और पहोबा जो स्थान है ये अपने राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। गंगानगर में पहोबा का मैदान है और यूपी में महोबा का मैदान है। ध्यान में रखना है, दोनों के दोनों सेम से वर्ड है, महोबा और पहोबा। महोबा का युद्ध परमदेव चंदेल और पृथ्वीराज के मध्य लड़ा गया और पहोबा का जो युद्ध है ये बीकानेर के शासक जैत्र सिंह और मारवाड़ के शासक जोधपुर के शासक मालदेव चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें मालदेव ने विजय प्राप्त की और मालदेव के दो सेनानायकों ने उस युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन किया, एक जैता और एक कुप्पा। और इस पहोबा के युद्ध में बीकानेर का शासक जैत्र सिंह मारा गया था। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, ये अलग से अपने पास में वर्ड आया है, ध्यान में रखिएगा। हम महोबा के युद्ध की बात कर रहे हैं, हम पृथ्वीराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वीराज के द्वारा ऐसे कौन से कारण बनाए गए स्वयं के द्वारा जिसके कारण उसको आगे मुस्लिम शासकों के विरुद्ध भारत के किसी शासक ने सहायता नहीं की और उसको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। तो देखिए उन्हीं कारणों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। 3 कारण पढ़ चुके हैं। चाचा नागार्जुन को पराजित किया, मेवात के भंडारकों का दमन किया और 1182 में यूपी की परमदेव चंदेल को महोबा के युद्ध में पराजित किया। एक और हम कारण हम पढ़ने जा रहे हैं, चौथा कारण। इसने गुजरात के एक शासक था और उस गुजरात के शासक का नाम था भीम द्वितीय। इस भीम द्वितीय को भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया। भीम द्वितीय ये भी गुजरात का एक शक्तिशाली शासक था और इस गुजरात के शक्तिशाली शासक भीम द्वितीय को भी पराजित कर दिया। अतः भीम द्वितीय से भी इसने दुश्मनी मोल ले ली। अब देखिए ये जो कारण था भीम द्वितीय, जनश्रुति जनमान्यताएं हैं कि इनके पीछे युद्ध का क्या कारण था। देखिए इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गुजरात के साथ में इसका द्वेष क्यों हुआ? एक माउंट आबू, आबू जो है आबू क्षेत्र राजस्थान की सिरोही में, आबू का एक शासक था जिसका नाम था दोस्तों सलख। क्या नाम है? सलख। और इस सलख की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था इच्छिनी। इच्छिनी की इच्छा थी कि वो पृथ्वीराज से शादी करे। इच्छिनी की इच्छा थी कि वो पृथ्वीराज से शादी करे, लेकिन भीम द्वितीय की भी इच्छा थी कि वो इससे शादी करे। लड़की एक और चाहने वाले 2 हो गए। झगड़ा तो सब होना ही था, अरे पटाखा तो फूटने वाला ही था। लड़की एक, चाहने वाले 2 हो गए। इच्छिनी से शादी करना चाहता है पृथ्वीराज और इच्छिनी से ही शादी करना चाहता है कौन है? भीम द्वितीय, गुजरात का शासक। अतः इसी लड़की को लेकर के कहते हैं कि दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इसी युद्ध में इसने भीम द्वितीय को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो देखिए कुछ भी कारण हो, चाहे अपनी साम्राज्यवादी नीति हो, चाहे फिर कुछ अलग से कारण हो, कोई भी कारण हो जिसके कारण तो बना था जिसके कारण के मध्य युद्ध लड़ा गया। तो मैं बात कर रहा था पृथ्वीराज के वो कारण जिसके कारण इसको आगे मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध में किसी भी भारत के शासक ने सहायता प्रदान नहीं की। तो ऐसे कौन कौन से कारण किए जिसके कारण इसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था? तो 4 कारण अपन ने पढ़ लिया और एक 5वां कारण है, एक और कारण है और वो है कन्नौज। कन्नौज जो क्षेत्र है, राज्य है, ये कन्नौज राज्य ये यूपी में पड़ता है और यहां का एक शासक था दोस्तों जयचंद गहडवाल। क्या नाम है? जयचंद गहडवाल। इस जयचंद गहडवाल की हम बात करें तो जयचंद गहडवाल, देखिए ये जयचंद गहडवाल, देखिए मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम और 5वां कारण हम पढ़ेंगे। देखो भाई 5वां कारण पृथ्वीराज का, और वो 5वां कारण मैं बात कर रहा था कन्नौज यूपी। इस कन्नौज यूपी का एक शासक जिसका नाम था जयचंद गहडवाल। ये जयचंद गहडवाल भी शक्तिशाली शासक था और इस जयचंद गहडवाल की एक पुत्री थी दोस्तों, उस पुत्री का नाम था संयोगिता।
पुत्री का नाम संयोगिता था और इस संयोगिता का संयोग हुआ किससे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। संयोगिता का संयोग पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हुआ। किस प्रकार से हुआ? देखिए, ये संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपस में प्रेम करते थे। पृथ्वीराज का लव मैटर था संयोगिता से और धीरे धीरे ये बढ़ता ही गया, घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ कारण होते हैं जो बढ़ते ही जाते हैं, घटते नहीं है। ऐसे ही ये भी कारण था, दोनों की प्रेम कहानी बढ़ती ही जा रही थी, चर्चा होने वाली थी साहब बाजार में। बंद कमरे में गुलाब का जो इत्र रखा होता है और उसके ढक्कन को खोलकर रख दिया जाए, पूरे कमरा महकने लगेगा। वैसे ही यहां पर भी हुआ, दोनों की प्रेम कहानी खुले खुला चल रही थी और इसी का चर्चा जो थी बाजार में फैलने लगी। सभी पूरे राज्य में धीरे धीरे ये जयचंद गढ़वाल के कानों में पहुंची साहब। जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता को समझाया कि बेटी मान जा, देखे आप जिससे प्रेम कर रही हैं और जिससे शादी करना चाहती हैं वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपके लायक है नहीं। बोला ऐसी कौन सी बात हो गई बापू? बोला बात यह है कि मैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय से आपकी शादी नहीं करा सकता, इसके पीछे बहुत ज्यादा कारण है। बोला कौन कौन से कारण है? बोला कारण यही है, एक ही कारण समझ लें, और वो कारण ये है कि वो मेरा पड़ोसी है। आप सोचिएगा दोस्तों, दो पड़ोसी होते हैं, दोनों के दोनों पड़ोसी जो थे वो काफी अच्छे थे, काफी समर्थ थे। हम बात कर रहे हैं अजमेर की और हम बात कर रहे हैं कन्नौज की। हम बात कर रहे हैं अजमेर की और हम बात कर रहे हैं कन्नौज की। अजमेर का पृथ्वीराज चौहान तृतीय और कन्नौज का जयचंद गढ़वाल, दोनों पड़ोसी राज्य, दोनों की सीमाएं आपस में टच होती थी, मिलती थी और दोनों शक्तिशाली। पृथ्वीराज चौहान तृतीय चाहता था कि मेरी सीमा, मेरा साम्राज्य बढ़े और कन्नौज के साम्राज्य को हड़प लूं। इसी प्रकार से कन्नौज वाला जयचंद गढ़वाल भी चाहता था कि मैं पृथ्वीराज के कुछ साम्राज्य को अपने राज्य में हड़प लूं, जैसे भारत पाकिस्तान चल रहा है। तो देखिए, अब दोनों स्वाभाविक बात है कि दोनों की सीमाएं आपस में टच हो रही हैं और दोनों आपस में पहले से ही शत्रु बने हुए थे और इनकी शत्रुता को और बढ़ा दिया। अरे जड़े पे नमक छिड़कने का काम कर दिया इस जयचंद की बेटे संयोगिता ने, और जो प्रेम कर बैठी किससे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। अब सब प्रेम ऐसा हुआ, शादी भी नहीं हुई लेकिन पहले ही अटूट बंधन बना दिया दोनों ने कि सब शादी तो करनी है। और इसी कारण से देखिए, जयचंद गढ़वाल ने बेटी संयोगिता को समझाया, अरे मान जा, लेकिन बेटे नहीं मानी और नहीं मानी तो साहब काफी दिन हो गए समझाते हुए, फिर भी नहीं मान रही है। आखिर में जयचंद भी कुछ ना कुछ तो चाल चलेगा और इस जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता को कहा कि देख, पृथ्वीराज से शादी मत कर, पृथ्वीराज के जैसे हजारों सामने तेरे सामने खड़े कर दूंगा, चुन चुन करके शादी कर ले। अरे चुन चुन करके शादी क्या करना है अपने को, तेरे को 5 साल से थोड़ी करनी है शादी, तो एक से ही करनी है। अतः साहब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अपोजिट इस जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करा दिया। स्वयंवर का आयोजन करा दिया गया साहब, और इस स्वयंवर में कन्नौज के राज दरबार में सभी शासकों को, भारत के कई क्षेत्रों से, दूर दूर तक के क्षेत्रों से, राज्यों से अनेक शासक राजकुमार यहां पर सज धज करके संयोगिता से शादी करने के लिए आ गए। संयोगिता कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, बहुत सुंदर थी। अतः इसकी सुंदरता को हर कोई पाना चाहता था, सुंदरता का हर कोई दीदार करना चाहता था। अब इस दीदार के मौके को कैसे चुके साहब? अनेक शासक यहां से, अनेक राजकुमार यहां पर शादी करने के लिए पहुंच गए। कन्नौज के राज दरबार में सभी को लाइन से खड़ा कर दिया गया, सभी को यहां से लाइन बना करके यहां पे खड़े कर दिया गया। और देखिए, संयोगिता को ऊपर से बुलाया गया, सभी को बुलाया गया यहां पर शादी कराने के लिए। भारत के कई क्षेत्रों से बुलाया गया लेकिन एक को नहीं बुलाया गया, एक को नहीं बुलाया गया और वो था अजमेर का पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अरे उसी को बुलाना होता तो उससे पहले ही शादी करा देता, अतः उसको नहीं बुलाया, उससे तो शादी कराना ही नहीं था। अतः पृथ्वीराज चौहान तृतीय को यहां पर कन्नौज में संयोगिता से शादी करने के लिए नहीं बुलाया गया। अब देखिए साहब, उल्टा इससे पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद गढ़वाल ने और भी कोई तरीका अपनाया। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां पर कन्नौज के राज दरबार में सभी को लाइन बना करके खड़ा कर दिया गया, एक एक सारे के सारे फट्टे वट्टे लगा करके सजे हुए थे, संयोगिता के हाथों में माला दे दी गई। अब देखिए, यहां पर जो ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है ना, पहले नंबर के लिए हर कोई मरना चाहता है। बचपन में स्कूल जाते थे, स्कूल में पहले नंबर के लिए नहीं मरते थे साहब, पीछे वाले नंबर के लिए मरते थे। सबसे पहले, सबसे पीछे कोने वाली सीट पर बैठना चाहते थे।
लेकिन यहां पर ये काम कुछ अलग है। यहां पर पहले नंबर के लिए हर कोई नंबर लेना चाहेगा, तो पहले नंबर के लिए कितनी जिद्दोजहद हुई होगी, कितनी बहस हुई होगी, आपको अंदाजा लगा सकते हैं। हर कोई यहां पर 2 4 5 7 कईयों में यहां पर कुछ छोटी मोटी झड़प सी हुई, लेकिन आखिरकार कोई ना कोई यहां पर बैठ गया। सारे लाइन से खड़े हो गए। पहले वाला संयोगिता माला लेकर के आगे यहां पे चली। पहले वाला बहुत गुस्सा हो रहा था कि क्या पता मेरे गले में माला डाल दे साहब संयोगिता। अब संयोगिता ने जैसे इसके पास में आया, जैसे पास में आई संयोगिता, अरे इसकी तरफ देखा ही नहीं, इसकी तरफ देखा ही नहीं, आगे बढ़ गई दूसरे वाले के पास में, दूसरे वाले को भी नहीं देखा। इस प्रकार से बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, आखिर में बचा हुआ था एक। अरे सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि सबके गले को सबको छोड़ दिया, अब मैं ही बचाऊं, और शादी तो संयोगिता को करनी पड़ेगी, मेरे से शादी जरूर करनी पड़ेगी और मेरे गले में माला संयोगिता जरूर डालेगी। ये सोच करके बहुत खुश हो रहा था। संयोगिता इसके पास में पहुंचे, संयोगिता आगे वाले के पास में, लास्ट वाले के पास में पहुंची और इसकी तरफ देखा, मुस्कुराया, थोड़ा सा मुस्कुराया और आगे चल दिया। अतः साहब संयोगिता ने इसको भी छोड़ दिया। अब संयोगिता ने इसको छोड़ दिया। संयोगिता माला को लेकर के सब कन्नौज के जो राज दरबार था, इस कन्नौज के राज दरबार के बाहर गेट, महलों के गेट पर यहां पर पहुंच गई और यहां पर एक मूर्ति लगाई गई थी। यहां पर एक मूर्ति लगाई गई थी और ये जो मूर्ति थी ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की शकल वाली बनाई गई थी। पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की मूर्ति लगाई गई थी जयचंद गढ़वाल ने अपने कन्नौज के महलों के द्वार पर। और ये मूर्ति किस प्रकार से लगाई थी, इस मूर्ति को एक द्वारपाल का रूप देकर के मूर्ति बनाई गई थी। अर्थात कन्नौज के जयचंद गढ़वाल ने अजमेर के शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपने महलों का द्वारपाल बना दिया। अतः साहब ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी पृथ्वीराज के लिए। संयोगिता यहां पर पहुंच जाती है और इस पृथ्वीराज की जो द्वारपाल वाली मूर्ति थी इसके गले में माला डाल दिया। ऐसा सोच करके सब जयचंद गढ़वाल पर क्या बीती होगी ये तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। अरे सारे के सारे जो राज दरबार में आए हुए थे संयोगिता से शादी करने के लिए, वो सारे के सारे बोलने लगे जयचंद को कि साहब एक द्वारपाल से मूर्ति से ही शादी करानी थी तो हमको क्यों बुलाया। अब सारे के सारे नाराज हो गए और जयचंद गढ़वाल बड़ा गुस्से में हो गया और संयोगिता को यहां से ले जाकर के अंदर महलों में बंद कर देता है। उधर से देखिए पृथ्वीराज भी कम नहीं था, अरे वो भी छोटा मोटा आदमी नहीं था, अरे वो भी वहां पर कन्नौज के महलों के आसपास में आया हुआ था, जंगलों में छुपा हुआ था, सारी की सारी जानकारी ले रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। और जैसे उसको पता चला कि तेरी संयोगिता को जयचंद ने अंदर महलों में बंद कर दिया गया है, तो देखिए वो पृथ्वीराज चौहान अपने साथ में अच्छे अच्छे घुड़सवार सैनिक लेकर के आया था। दबंग हीरो की तरह कन्नौज की राजमहलों में एंट्री करता है और अंदर जाकर के संयोगिता को उठाता है और उठाकर के घोड़ी पर बिठा करके पृथ्वीराज अजमेर की तरफ चला जाता है। कन्नौज के जयचंद गढ़वाल ने अपने सैनिकों को पीछा करने के लिए कहा, लेकिन सैनिक कब तक पीछा करने वाले थे। पृथ्वीराज तुरंत अजमेर पहुंचकर उसके साथ गंधर्व विवाह कर लेता है। अब साहब वापस लाने का कोई फायदा भी नहीं था जयचंद गढ़वाल को। अतः साहब सैनिक वापस आ गए और इस प्रकार से संयोगिता ने जले में नमक छिड़कने का काम किया और पृथ्वीराज और जयचंद गढ़वाल की दुश्मनी को और ज्यादा बढ़ा दिया। अतः ऐसा होने के बाद जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज को अपना दामाद स्वीकार नहीं किया, उसकी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई, शत्रुता और ज्यादा बढ़ती गई, जिसके कारण दोनों पक्के दुश्मने बन गए। और तराइन के युद्ध की हम आगे जो चर्चा करेंगे, उस युद्ध में ये एक मुख्य कारण रहा था पृथ्वीराज के कुछ विफल होने का। तो इस प्रकार से आगे की हम चर्चा जो करेंगे तराइन के युद्धों के बारे में, वो अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सोचकर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम आगे जैसे जैसे जाएंगे बहुत अच्छा आपको मैटर देने वाले हैं। जितना हो सकेगा उतना हम गहराई से आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो ये तो अभी तो अपनी शुरुआत है, आप लोग बस जुड़िए रहिएगा, बहुत ज्यादा आनंद आपको आने वाला है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आप सभी लोगों को इस माइंड अप स्टडी चैनल में जुड़े रहने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।